नमस्कार, मैं सुधांशु श्रीवास्तव। हिंदी धरोहर श्रृंखला का यह चौथा अध्याय है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदी भाषा अपनी आदिकाल से वर्तमान काल तक की अपनी ऐतिहासिक यात्रा को करती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह भाषा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए खड़ी बोली की दीर्घ यात्रा का परिणाम है। समय के साथ हिंदी ने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता, जनसंवाद और साहित्य सृजन की भाषा के रूप में अपना स्थान बनाया। हिंदी भाषा का स्रोत इंडो आर्य परिवार की मध्य इंडिक शाखा है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, जिसका विकास क्रम है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट या अवघट्ट और इसके बाद प्रारंभिक हिंदी। संस्कृत और प्राकृत ने हिंदी भाषा के विकास में मूलभूत भूमिका निभाई। इन भाषाओं का साहित्य और सामाजिक संदर्भ हिंदी के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है। अपभ्रंश वह सेतु है जो संस्कृत की गंगा को लोक भाषाओं के सागर से जोड़ता है। इसमें शास्त्र की गरिमा और लोक की सहजता दोनों का संगम मिलता है। यही वह धरातल है जहां से हिंदी ने अपनी जड़ें पाई और आगे अवहट्ट के रूप में यह स्वतंत्र पहचान की ओर बढ़ी। अपभ्रंश के बाद जब वो नई भाषाएं आकार लेने लगीं, तब जो भाषाई संक्रमण का काल आया, उसे ही कुछ आचार्यों ने अवहट्ट या अवघट्ट कहा है। यह शब्द अपभ्रंश और आरंभिक आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को दर्शाता है। अर्थात जब अपभ्रंश रूपों में लोक भाषा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे अलग अलग स्वतंत्र भाषाओं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि में विकसित होने लगी, तो उस संक्रमणकालीन अवस्था को कहा गया अवघट्ट। इसका अर्थ है गिरा हुआ। अपभ्रंश का गिरा हुआ अर्थ अवघट्ट है। संस्कृत व्याकरण का ढांचा लगभग टूट चुका था। लोक भाषा की ध्वनियां, मुहावरों और शब्दों का स्पष्ट प्रभाव था उनमें। वाक्य संरचना सरल, लयात्मक और अधिक बोली जैसी हो गई। जैसे कैसे से हो गया कैसे, हमरो से हो गया हमारा, बोले से हो गया बोलता है, ऐसे रूप प्रकट होने लगे। अब हम देखेंगे हिंदी के काल विभाजन को और उस कालक्रम की प्रमुख प्रवृत्तियों को। सबसे पहले चलते हैं आदिकाल। इस आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी वीर गाथा और धार्मिक काव्य। इस युग के जो प्रतिनिधि लेखक या कवि थे वो थे चंद-बरदाई और चगनिक। ये दो ही नाम यहाँ जोड़े जा रहे हैं समय की कमी की वजह से, ऐसे तो बहुत से नाम हैं। इसके बाद आता है भक्ति काल। प्रमुख जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, जैसे भक्ति, लोक भाषा और जन सरलता। यह वही काल था जिस समय रामचरितमानस का निर्माण किया गया है। इसके प्रतिनिधि लेखक और कवि जो थे वो थे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा। इसके बाद आता है समय रीतिकाल का, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी श्रृंगार, अलंकार और काव्य शास्त्र। बिहारी और केशव दास इस युग के प्रतिनिधि लेखक रहे, कवि रहे। इसके बाद आधुनिक काल आता है जो 19वीं सदी से वर्तमान तक आप उसको मान सकते हैं, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियां रहीं यथार्थवाद, राष्ट्रवाद और प्रयोगवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, नागार्जुन, ये सभी लोग इस युग के प्रणेता थे। क्या अर्थ है, क्या सांस्कृतिक महत्व है इन चारों कालों का, तो इसको देखते हैं। हिंदी के चारों कालों ने भाषा को जनजीवन से जोड़ा। वीरता, भक्ति, सौंदर्य और यथार्थ सबका संतुलित रूप हिंदी में देखा जा सकता है। इस यात्रा ने हिंदी को लोक साहित्य और समाज के त्रिवेणी संगम के रूप में स्थापित किया। अब बात करते हैं हिंदी का साहित्यिक और भाषिक उत्कर्ष के बारे में, जिसका भाग 1, जिसमें हम काव्य प्रवृत्तियों और युग विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आदिकाल वीरता और गौरव का स्वर था। भक्तिकाल भक्ति,
मानवता, सरलता का युग। रीतिकाल सौंदर्य और अलंकार की परंपरा। आधुनिक काल स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति का युग। इसके बाद भाषिक उत्कर्ष का भाग 2 देखते हैं, जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य युग में प्रवेश करते हैं, जिसमें आते हैं भारतेंदु युग। नवजागरण और आधुनिक हिंदी का जन्म भारतेंदु युग या भारतेंदु के द्वारा ही प्रवर्तन में लाया गया। द्विवेदी युग 1900 से 1920 की कालावधि मानी जाती है। भाषा की शुद्धि और विचार प्रधान लेखन, इनके बारे में जोर था। इसके बाद आता है छायावाद, जिसमें भावुकता और आत्म अवलोकन दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद प्रगतिवाद, जहां यथार्थवाद और सामाजिक चेतना के बारे में लिखा गया। इसके बाद आता है प्रयोगवाद व नई कविता का दौर, जहां 1950 से 1970 के दशक में इस समय काल में हम देखते हैं एक व्यक्ति केंद्रित बौद्धिकता सामने रखी जाती है। इसके बाद समकालीन काल 1970 से लगाकर वर्तमान का काल, जहां हम देखते हैं स्त्री चेतना, दलित विमर्श, तकनीकी विस्तार आदि। हम देखेंगे हिंदी के क्षेत्रीय विस्तार को, कि भारत और विश्व में हिंदी का विस्तार कहाँ है, कैसे है। भारत के 11 राज्यों व 3 केंद्रशासित प्रदेशों की मुख्य भाषा है हिंदी। इनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी आंशिक रूप से। विदेशों में अगर इसके प्रसार को देखें तो फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा आदि। जो प्रवासी समुदाय है, जो हमारे देश से बाहर अन्य देशों में निवास कर रहा है, उस प्रवासी समुदाय ने हिंदी को जीवंत और जीवित बना रखा है। आपको याद हो कि मॉरिशस की पहल पर विश्व हिंदी दिवस मॉरिशस की पहल पे, मॉरिशस और भारत दोनों के संयुक्त प्रयास से विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य की समृद्धि में जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनका भी अत्यधिक योगदान है। इन क्षेत्रीय बोलियों ने हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान दिया है। लोकगीत के माध्यम से, कहानियों और भक्ति साहित्य के माध्यम से इनका सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे क्षेत्रीय बोलियों में जैसे ब्रज हो गई, अवधी, मगही, भोजपुरी। लोकगीत और भक्ति साहित्य ने मध्यकालीन समाज में गहरी छाप छोड़ी, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को व्यक्त किया। इन रचनाओं ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकगीत वस्तुतः सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आम लोगों के जीवन अनुभवों को दर्शाते हैं, जबकि भक्ति साहित्य ने धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया दिया, एक माध्यम बना। जो मध्यकालीन कथा संपदा है, जैसे आप बहुत सी कहानियां जानते हैं, अब उन कहानियों में से रामचरितमानस भी है। इस मध्यकालीन कथा संपदा ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं को समाहित करने वाली कहानियां लिखी। समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ाने वाली जो कहानियां और कविताएं थीं, उन्होंने अपने सामाजिक पहलू का बेहतरीन मुजाहरा किया। मध्यकाल में जब हमारे देश में मुसलमानों का राज था, उस समय में फारसी और अरबी का भी योगदान रहा हिंदी को समृद्ध करने में, उसको मूर्धन्य करने में। इस युग में हिंदी पर फारसी और अरबी का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक और सांस्कृतिक शब्दावली में सुधार हुआ, जिससे भाषा के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव आए। दरबारी साहित्य और लोक साहित्य का संविधान में प्रवेश हुआ। हिंदी में नई शैली और स्वरूप का विकास हुआ। अंग्रेजों की व्यवस्था के अधीन औपनिवेशिक काल में हिंदी का मानकीकरण किया गया। खड़ी बोली के रूप में इसको पहचान मिली, जिसने साहित्य और संस्कृति की पहचान को मजबूत किया। शिक्षा और प्रेस में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्तमान आधुनिक युग में अगर हम हिंदी को देखें तो हिंदी हमारी राजभाषा है, जो कि संवैधानिक स्थिति है हमारी। 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ये दिन था 14 सितंबर का, और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो देवनागरी लिपि में प्रशासनिक भाषा के रूप में
इसका प्रयोग होने लग गया हिंदी का। पुनः आते हैं कि इस हिंदी भाषा में और इस लिपि में, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ध्वनि व लिपि में वैज्ञानिकता है। इसको हम जब अपनी व्याकरण में पढ़ रहे होंगे वर्णमाला को, इस बात को दिखाएंगे आपको कि कैसे इसमें वैज्ञानिकता है। इसके अलावा तत्सम संस्कृत में शब्दावली है, बोलियों का भी समावेश है। प्रौद्योगिकी, मीडिया, पत्रकारिता में आज व्यापक प्रयोग हो रहा है। आज मैं आपके सामने जो दे पा रहा हूँ वो यूनिकोड के थ्रू हिंदी लिख रहा हूँ। इसका मतलब है प्रौद्योगिकी में, मीडिया में, पत्रकारिता में इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। अब लोग टंकण सीखते नहीं हैं क्योंकि अभी सभी जगह मान्यता हो गई है यूनिकोड की। हिंदी आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में स्थान पा रही है। इसी बीच हम देखेंगे कि हिंदी की वर्तमान चुनौतियां और संभावनाएं क्या क्या है। चुनौतियां क्या है? पहली चुनौती जो मिलती है वो अंग्रेजी का वर्चस्व और भाषा मनोवृत्ति का संकट। भाषा मनोवृत्ति का संकट क्या है कि अंग्रेजी बोलने वाला बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, हिंदी बोलने वाला उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी आपको और बताऊँ, बिहार के क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने जब कहा कि बाहर से आने वाले लोग जब फटाफट हिंदी बोलते हैं तो लगता अरे वाह, मतलब जो स्थिति यहाँ हिंदी भाषी प्रदेशों में जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, वहाँ के प्रदेशों में इंग्लिश को लेकर है, वही बिहार के अंदरूनी इलाकों में हिंदी को लेकर है, वही साहबी वाली बातें। खैर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में इसका सीमित प्रयोग हो रहा है, ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता है। संभावनाएं क्या है? हिंदी भाव, विचार, विज्ञान और संस्कृति सबका वहन करने में सक्षम है। वैश्विक मंचों पर हिंदी का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सारांश को। तो सारांश में वही सारी बातें जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि हिंदी का स्रोत इंडो आर्य परिवार है। हिंदी का जो विकास क्रम है संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली, यह हिंदी की विकास यात्रा है। हिंदी का साहित्यिक विकास 4 कालों में हुआ: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हिंदी भाषा आज भारत की राजभाषा और विश्व स्तरीय भाषा के रूप में स्थापित है और चुनौतियों के बावजूद इसकी जड़ें गहरी हैं, लोक साहित्य में भी और संस्कृति में भी। अब हम देखेंगे कि अगले पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो भाषा के बारे में था। भाषा वह है जो मुंह से बोली जाती है और हवाओं में मिलकर ओझल हो जाती है, उसका कोई बैकअप नहीं है। लेकिन इस भाषा के संरक्षण के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस भाषा संरक्षण को हम देखेंगे कि कैसे ध्वनि से दृश्य तक लिपि का विकास क्रम रहा है। फिर जो लिपि हम हिंदी भाषा की दिशा में जाएंगे तो देवनागरी को देखेंगे, तो कैसे ब्राह्मी से देवनागरी तक का विकास क्रम रहा। लिपि की वैज्ञानिकता की जांच करेंगे और जो हमारी संरचनात्मक विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाषा संरक्षण में लिपि की भूमिका के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम पहुंचेंगे आज आपको पुनः आपका धन्यवाद देने के लिए और पुनः आपसे ये कहने के लिए कि मित्रों, यह ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी दिशा में काम कर रहा हूँ। शुरुआत तो मैंने हिंदी से करी है, लेकिन आने वाले समय में आप राजव्यवस्था देखेंगे, आप भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, आप भूगोल देखेंगे, आप भारतीय इतिहास देखेंगे, वैश्विक इतिहास देखेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं लगातार बनाता ही जाऊंगा, क्योंकि जो भी इस समाज के ज़रिए, मेरे गुरुजनों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए मेरे पास तक है, वो मैं किसी न किसी रूप में आपके पास तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और एक और सूचना कि कुछ दिनों बाद हम डिजिटल बोर्ड पर उपस्थित होंगे। मेरा चेहरा आप लोगों के सामने होगा और आप जो पढ़ाई की गुरु शिष्य परंपरा होती है, आप उस दिशा में चल पाएंगे। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव।